कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है या जो पहाड़ हैं, उनमें छिपे खनिज हमारे देश की कहानी कैसे बताते हैं? नमस्कार। आज हम भारत के इन्हीं विशाल प्राकृतिक संसाधनों की दुनिया में चलेंगे। ये हमारी दौलत तो है, पर इनके साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी हुई है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के एक बहुत गहरे विचार से। ये एक लाइन असल में ज़रूरत और लालच के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है और हमें संसाधनों के सही इस्तेमाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि संसाधन कहते किसे हैं। सोचिए जरा, अगर चांद पर सोना मिल भी जाए तो क्या वो हमारे लिए एक संसाधन होगा? शायद नहीं, क्योंकि उसे किफ़ायती तरीके से धरती पर लाने की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। तो किसी भी चीज़ को संसाधन कहलाने के लिए ये 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। टेक्नोलॉजी हो, उसे इस्तेमाल करना आर्थिक रूप से संभव हो और समाज उसे स्वीकार करे। तो अब भारत के इन प्राकृतिक खजानों की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। हम जमीन के नीचे से शुरू करेंगे और सतह तक आएंगे। हर पहलू पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीजें भारत को एक संसाधन संपन्न देश बनाती हैं। तो चलिए सबसे पहले भारत की खनिज संपदा से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़ों में उतरते हैं। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि कौन से राज्य हमारे औद्योगिक विकास की असली रीढ़ हैं। लौह अयस्क के उत्पादन को देखें तो ओडिशा का दबदबा साफ दिखता है। देश के कुल उत्पादन का आधे से भी ज्यादा, मतलब 52% अकेले ओडिशा से आता है। ये खनिज हमारी इंडस्ट्री, खासकर स्टील इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन की तरह है। अच्छा, अब आते हैं बॉक्साइट पर, जिससे बनता है हल्का और मजबूत एल्यूमीनियम, जो हवाई जहाज से लेकर हमारे किचन के बर्तनों तक में इस्तेमाल होता है। यहाँ भी ओडिशा लगभग 49% उत्पादन के साथ सबसे आगे है और गुजरात भी एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरता है। लेकिन मैंगनीज के मामले में तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ किसी एक राज्य का एक तरफा राज नहीं है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के बीच एक कड़ी टक्कर चल रही है और ये तीनों मिलकर ही देश के 3/4 से ज्यादा मैंगनीज का उत्पादन करते हैं। ये स्टील को मजबूती देने के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि इन खनिजों का आखिर होता क्या है? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जैसे विशाल स्टील प्लांट्स इन्हीं खनिजों को उस स्टील में बदलते हैं जिससे हमारे घर, पुल और गाड़ियां बनती हैं। यही है हमारे देश के विकास का ठोस आधार। जमीन के नीचे की दौलत के बाद अब बात करते हैं अपने सबसे बुनियादी संसाधन की, हमारी भूमि। मतलब वो नींव जिस पर हमारा पूरा जीवन, हमारा समाज और हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। भारत की जमीन में कितनी वैरायटी है, ये चार्ट साफ साफ दिखाता है। देखिए, लगभग 43% हिस्सा मैदान है, जो हमारी खेती और उद्योगों का केंद्र है। 30% ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जहां से हमारी नदियां निकलती हैं, और बाकी 27% पठारी इलाका खनिजों का खजाना है। और जैसी जमीन वैसी मिट्टी। उत्तर भारत की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से लेकर दक्कन की कपास उगाने वाली काली मिट्टी तक, भारत में मिट्टी की इतनी किस्में हैं कि यहाँ लगभग हर तरह की फसल उगाई जा सकती है। पर मिट्टी की जान किसमें बसती है? इसका जवाब है ह्यूमस। ये कुछ और नहीं बल्कि पत्तों, टहनियों जैसे जैविक पदार्थों के गलने से बना पोषक तत्व है। कह सकते हैं कि यही वो जादू है जो मिट्टी को जिंदा रखता है और उसे उपजाऊ बनाता है। लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हमारा सबसे कीमती संसाधन, हमारी भूमि, आज एक गंभीर खतरे का सामना कर रही है। एक ऐसा संकट जिसे हम भूमि क्षरण या लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 13 करोड़ हेक्टेयर भारत में इतनी जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो चुकी है। ये एक मूक संकट है जो चुपचाप हमारे पैरों के नीचे बढ़ता जा रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ज्यादातर हम, यानी हमारी गतिविधियां। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जानवरों की अनियंत्रित चराई, बेतरतीब खनन और खासकर पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में जरूरत से ज्यादा सिंचाई, इन सब ने मिलकर हमारी जमीन को बीमार कर दिया है। पर क्या सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हर समस्या का एक समाधान होता है। तो अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं और उन रणनीतियों पर नजर डालते हैं जो एक बेहतर भविष्य का रास्ता दिखा सकती हैं। इस रास्ते पर हमारा सबसे बड़ा गाइडिंग प्रिंसिपल है सतत विकास। इसका सीधा सा मतलब है कि विकास ऐसा हो जो आज की जरूरतें भी पूरी करे और आने वाली पीढ़ियों का हक भी ना छीने। मतलब आज और कल के बीच एक बैलेंस बनाना। और इस बैलेंस को साधने का रास्ता इन 3 आसान कदमों से होकर गुजरता है। पहला कदम,
ये जानना कि हमारे पास क्या और कहाँ है। दूसरा, उसे निकालने और इस्तेमाल करने की एक सही योजना बनाना। और तीसरा, उस योजना को देश के बड़े विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ देना। और जमीन को बचाने के लिए ये कुछ ठोस उपाय हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, चराई का सही मैनेजमेंट करना, खनन पर लगाम कसना और फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करके ही छोड़ना। ये सारे समाधान हमारे पास हैं, बस उन्हें गंभीरता से लागू करने की जरूरत है। तो अंत में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। हम आज की जरूरतों और आने वाले कल के भविष्य के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसी चुनौती है जो हम सबके सामने है, और इसका जवाब भी हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।